सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मामला ये है कि अब जैसे जैसे यह महीना भी ख़त्म हो रहा है, नया माली साल शुरू हो रहा है, एक जानिब तो इस हुकूमत के 42 दिन रह गए हैं उस जुलाई यकम के बाद, फिर क्या मामलात होंगे। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दरमियान पिछले एक हफ्ते से कुछ इख्तलाफी मामलात भी सामने आए, बयानात भी हुए, फंड्स के इश्यूज भी चलते रहे, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि मामलात हल हो गए हैं। अगले आने वाला वक्त क्या वाकई अब इलेक्शन की तैयारी का है, जिसकी बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी कि हिम्मत बांधें, इत्तेहादी के इलेक्शन की जानिब जाएं, तो क्या हिम्मत नहीं पकड़ रहे हैं इलेक्शन के लिए। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून इलेक्शन को मशरूत रखे हुए, और क्या मियाँ साहब की वापसी के बाद तमाम तर रास्ते खुल जाएंगे। आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज अमीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अयाज अमीर साहब, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन की हिम्मत बंधाने की बातें कर रहे थे बिलावल साहब, क्या मुस्लिम नून जो है वो हिम्मत नहीं पकड़ रही है या इंतज़ार कर रही है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो शायद मुस्लिम नून में कोई जान आए, कोई हिम्मत पकड़ सके इलेक्शन के लिए? लगता तो यूं है कि बस आसमानों की तरफ देख रहे हैं कि इक्तदार बस गिर पड़े इनकी झोली में और इलेक्शन का तरद्दुद ना करना पड़े। इलेक्शन वो अच्छा खासा झमेला होता है क्योंकि आपको अवाम के पास जाना पड़ता है और अवाम जो है सिर फिरी, उसका कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे वो जाए। तो आप वहाँ पे जाएं और वो यहाँ पे कुछ महीने पहले जो है या पिछले साल जो ज़िमनी इंतखाब हुए थे पंजाब में, तो बड़ा अवाम ने मुश्किल में डाल दिया था, जिल्लत हो गई थी, वो फिर दोबारा ना उठानी पड़े, यही डर और खौफ है जो दिलों में बैठा हुआ है और वो जो इजाजत नहीं दे रहा कि आगे इंतखाबात की तरफ वो हो। हाँ, बिल्कुल मैदान जो है साफ हो जाए, बुलडोजर चल जाए, जिन किसी का खतरा है, जिनके वो नाम शाम अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल हट जाएं और वन वे रेस हो जाए, तो फिर शायद इंतखाबात का भी मजा आएगा। लेकिन सर, ये जो आप कह रहे हैं वन वे हो जाए और खाली मैदान, लेकिन खाली मैदान में मजीद जमातें भी नहीं आ रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान एक पार्टी आ गई, काफ लीग को अब फाल किया जा रहा है उधर से, और बैटलफील्ड पंजाब लग रही है कि जरदारी साहब भी यहाँ पंजाब में मौजूद हैं, आप के शहर में लाहौर में। तो ये जो इतनी बैटलफील्ड यहाँ बनाई जा रही हैं, पार्टियाँ यहाँ लाई जा रही हैं, तो फिर ये इनका आपस में तो रन नहीं होगा। क्या होगा फिर सर अगर एक और पार्टी, अगर पीटीआई को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए? वो बात तो ये है कि जिससे वो डर है उसको हटा लिया जाए, तो फिर अपना अपना हिस्से मारने की वो सारी कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल नून लीग को उन जमातों से कोई इतना डर नहीं होगा। उनके सामने तो ये जैसे वो गामा पहलवान होता है, उसके सामने को कमजोर सा पहलवान हो और एक को बड़ा तकड़ा सा हो, तो नून लीग की तो वो पोजीशन होगी। डर तो सिर्फ एक तरफ से है और उसको बस बांध, उसकी टांगे हाथ पैर बांध दिए जाएं, मुंह पे कोई वो टेप क्या होती है, प्लास्टिक टेप लगा दी जाए, तो वो छोटी जमातों से वो निपट लेंगे। ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, हिफाजत पाकिस्तान पार्टी, ये जमातों बस वो बनती रहती। सर वो तो कह रहे हैं अलायंस भी हो सकता है नून लीग का इधर, और ये जो अभी थोड़ा सा इख्तलाफी मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नज़र आए हैं नून लीग के, आप समझते हैं कि ये अब अगले आने वाले इलेक्शन में कोई अलग अलग से होने की बातें हैं, या फिर अपना अपना जो एक बजट का हिस्सा था उस पर इख्तलाफात थे? नहीं, बजट को तो एक उज़र होता है ना। बात यह है कि जो असली और तकड़ा हरीफ हो वो जब मैदान से निकल जाए तो फिर आप कहते हैं कि मुस्तकबिल हमारा हो। मुस्तकबिल वो पीपल्स पार्टी भी यही सोच रही है और नून लीग भी ये सोच रही है। अब पीपल्स पार्टी के दिमागों में वो ख्वाब आ रहे होंगे कि जैसे पंजाब एक ज़माने में भुट्टो साहब के ज़माने में हमारा हुआ करता था, लाहौर शहर हमारा हुआ करता था, तो फिर ऐसे होना चाहिए। क्योंकि उनका तो मुतमा नज़र ये है कि अगले वज़ीर आज़म, अगले या जब भी हो या जब कोई पीर फकीर की दुआ काम आए तो बिलावल भुट्टो हों। ये जो उनकी वो ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान के खर्चे पर बतौर वज़ीर ख़ारजा, वो इसी के लिए है कि वो आइंदा जाके
जुल्फिकार अली भुट्टो सानी या बेनजीर भुट्टो सानी होंगे वो, तो मुस्तकबिल पे आंखें हैं उनकी। पर शर्त ये है कि वो जो असली हरीफ है उसको रास्ते से हटा लिया जाए। तो फिर आदमी कहता है कि भाई फिर हमारा सब कुछ हो। सर, असली हरीफ के जो बाजू हैं, जो उसके साथी हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता अब उस जमात को ही छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर वो असली हरीफ के जितने भी प्यादे हैं, अगर वही ना मैदान में हों तो फिर कैसे हरीफ जो है वो लड़ सके? हाँ, वहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि पत्ते तो कुछ झड़े हैं, पर फिजा के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, पर जो वो क्या कहते हैं दरख्त के साथ जो वो असली पत्ते हैं वो अभी तक कमबख्त जो हैं जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बड़े ढीठ किस्म के ये लोग हैं, अभी तक नहीं जा रहे। बहुतों ने प्रेस, अब हम जैसे जो कमजोर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जौहर दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से हैं जो नहीं जा रहे। ये यास्मीन राशिद पता नहीं किस चीज की बनी हुई है, वो साथ वो नौजवान खवातीन हैं, वो कोट लखपत में हैं, वो बिल्कुल आती हैं, जमीन पे सो रही है। गर्मी आजकल पंजाब में पता नहीं कैसी जालिम किस्म की गर्मी है, वो फिर भी विक्ट्री का निशान बनाती हैं। वो जो 4 दिन का गवर्नर था उमर सरफराज चीमा, वो अकड़ा हुआ। और तो और चौधरी परवेज लाई, भाई 77-78 साल, उनका तो ये काम ही नहीं था ये जेलें शेलें जाना। वो सारा कुछ जो है जिस तरीके से वो कहते हैं कि तौबा ताए, वो ऐसा नहीं हो रहे। तो गलत बात वो नहीं कर रहे, तो बागियाना बातें कोई भी नहीं इनमें से कर रहा। पर जो जरूरत जिस प्रेस कॉन्फ्रेंसों की है, ये जो ढीठ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे नहीं कर रहे, तो फिक्र तो ये मेरे ख्याल जरूर होगी। तो पत्ते तो ऐसे चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे जो रह जाते हैं वही काम तो वो दिखाते हैं। सही। तो अयाज मीर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब जो पार्लियामान के अंदर है वो तो एक रास्ता पूरा बनाया जा रहा था। अब ये अगले आने वाले वक्त में अयाज मीर साहब, क्लैरिटी आपको नजर आ रही कि यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हो जाए, लैंडिंग भी हो जाए और पार्लियामान के रास्ते भी उनके लिए खुले हो जाएं? तो देखिए, सारा बिल्कुल सारी शायराएं भी आप बना लें, सब कुछ है। प्रॉब्लम सिर्फ इस कमबख्त अवाम का है। वहाँ वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट में है, अब वो सर निकालते नहीं हैं, तो पता नहीं वो नीचे जो पाकिस्तानी खड़े होते हैं कौन सी तूफाने बदतमीजी खड़ी कर देते हैं, आवाजें कसते हैं, नारे लगाते हैं। अब वो जब तक ये सारा मतला साफ ना हो, सारी वो चीज साफ ना हो, तो वो दिल में धड़का रहेगा कि वहां जाएंगे तो मिलेगा क्या। वो तो किसी, आप पता नहीं किसके पास, फकीर के पास जाना पड़ेगा कि एक गारंटी लें, फिर डबल गारंटी लें, फिर 10 दफा लिखवाएं कि नहीं इक़्तिदार भी मिलेगा, पंजाब भी मिलेगा, लाहौर भी मिलेगा, तो तब भी शायद वो आए। वैसे तो कोई मेरे ख्याल कोई डॉक्टर ऐसे लंदन के नहीं है जो उन्हें आमादा कर सकें कि हाँ अभी आप जा सकते हैं, आपके प्लेटलेट्स वगैरह ठीक हो गए हैं। और कोई अदालत भी नहीं उनको कोई बुलाने की पोजीशन में कि भाई आप जमानत देकर वहाँ गए थे। और वजीर आजम साहब ने गालिबन वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर था जिसपे अपने दस्तखत किए थे कि बिल्कुल आ जाएंगे जब वो ठीक होंगे। तो ना तो हमें सही वो बीमारी का पता चल रहा है कि उसकी क्या सूरत हाल है, ना उनके वो जो बाकी जो है कि मिजाज, मूड, मोराल, जो मोराल कैसा है कि वो वापस आए। तो ये सब चीजें, ना कोई नून लीग वाले हमें कोई बता रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ बैठे होते हैं लोग जो बड़े उनके करीब समझे जाते हैं, वो भी सही बात में आए बाएं चाहे करते हैं, तो उनके आने की कोई हमें मुसद्दका इत्तला मिल नहीं गई। सर, वो जल्द की बात करें, जल्द से तकरीबन 6-8 महीने से वो कह रहे हैं कि जल्द वो वापस आएंगे। तो जल्द के रास्ते जो हैं सर, वो जो बात कर रहे हैं आवाम के अलावा बाकी रास्ते तो उनके लिए क्लियर हो रहे हैं ना फिर? जी, मैं कह रहा हूँ सारे के सारे क्लियर हो जाएं। हाँ। पर ये जो कमबख्त अवाम वाला प्रॉब्लम है ये रहे तो वो दिल में डर तो रहेगा कि ये पता नहीं हमारे साथ कुछ और हाथ ना ये कर दे अवाम। तो इलाज तो ये सारे कर रहे हैं, कानून का इलाज कर रहे हैं, बाकी हैं। इलाज जो दरकार है वो तो अब अवाम का है, कुछ अवाम के साथ करना चाहिए। सर, वो उनका वोट बैंक भी है। ये कहा गया मियां नवाज शरीफ साहब जब भी आते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए नून लीग कहती है, वो वोट बैंक भी है, लीडर भी हैं, 3 बार के वजीर आज़म भी रहे हैं। बहरहाल उनके आने से उनकी जमात और ये चीज़ें वो कह रहे हैं हम ठीक कर लेंगे। आज अगर हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही है तो ये वजह है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब होते तो वो करते। आप इसहाक डार साहब की बात आपने इक्तिसादी सर्वे में सुना, उन्होंने पूरा 13 से 18 की अपनी रुदात सुनाई।
अभी 22 से 23 की नहीं सुनाई, लेकिन वो कह समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर हालात ठीक कर लेंगे सर। जी, हमने तो मियां साहब की आमद जो है उसमें रुकावट कोई खड़ी नहीं की। मियां साहब खुद नहीं आ रहे, हम तो कहते हैं आए। कोई यहाँ की जो बिल्कुल आजकल खराब वो जो है बिल्कुल बोरियत हो रही है पाकिस्तान में, कोई रौनक बढ़े, कुछ और चीज हो, लेकिन वो कर ही नहीं रहे, नहीं आ रहे। अब इसका हमारे पास तो इलाज है। अच्छा अयाज मीर साहब, अगर हम माशी हवालों से बात करें कि अभी बजट और सिर्फ 42 दिन उस बजट को लेकर इस हुकूमत ने चलना है और अभी भी IMF डार साहब तो नहीं मना सके, वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जाकर मुलाकात और ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद ये 42 दिन ही हुकूमत चलती नज़र आ रही है? वाकई कोई इलेक्शन का माहौल अगले 2 नहीं तो चलें 3 माह बाद जो है अक्टूबर या नवंबर तक होता हुआ नजर आएगा मुल्क? देखिए, ये पहले की बातें हैं। पंजाब में भी इलेक्शन होने थे, सुप्रीम कोर्ट का एक बाकायदा हुक्म जारी हुआ था जी। अब तो हमें हुक्म का भी याद नहीं रहा, और मेरे ख्याल पंजाब के जो इलेक्शन वो जो हजम कर लिए गए हैं उनका भी कोई आजकल जिक्र कहीं नहीं मिलता। तो आइंदा उसके बारे में यकीन से हम लोग, आम लोग जो है क्या क्या कह सकते हैं कि होंगे नहीं होंगे। ये हम तो सिर्फ जो हमें चीजें नजर आती हैं उनका जिक्र कर सकते हैं कि हाँ, वसवसे दिल में पिन्हा है, थोड़ा सा फिक्र है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे करें तो उसका नतीजा ये ना निकला है। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। जो मिजाज यार में आएगा वही करें। तो मिजाज यार का भी इंतजार है कि वो क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया याज़ मीर साहब। हम बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जिससे जुड़ी हुई है पाकिस्तान के मुआशी मामलात, और वज़ीर आज़म इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं। IMF के साथ बातचीत के लिए मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ इसहाक डार की अगर बात करें तो इसहाक डार जो हैं वो उन्होंने जॉन ब्लूम से भी मुलाकात की और IMF के साथ मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिश की बात की है। अभी तक IMF के साथ मामलात क्लियर नहीं हुए और ये माली साल ख़त्म होने में अब सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं, और उसके बाद नया मुआहिदा किस तरह से होगा? सिर्फ 42 दिन की हुकूमत वो मुआहिदा कर पाएगी या फिर हमें 3 साल का जो असल मुआहिदा होता है IMF के साथ, उस 3 साल के मुआहिदे की जानिब जाना है, और वो कैसे जाना है अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं आ सकी है। साथ ही साथ फिर इलेक्शन की जब भी बात होती है तो कहा जा रहा है अभी प्रीमेच्योर बात है कि इलेक्शन होना है, कब होना है। 12 अगस्त आखिरी दिन है इन असम्बलियों का, आइनी तौर पर आइनी मुद्दत इन असम्बलियों ने पूरी करनी है, और अगर 12 से 11 अगस्त को भी ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं तो फिर 90 दिन मौजूद होंगे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा। अब ये बड़ा अहम मामला और बड़ा अहम फैसला है जो इस वक्त वज़ीर आज़म ने करना है, और असम्बलियों की अगर डिज़ोल्व करना है, वरना असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व होंगी, तो फिर सिर्फ 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन भी करवाना है। इसके साथ साथ अगर हम बड़े इत्तेहादियों की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साफ तौर पर एतराज़ात उठाए, और उन एतराज़ात के बाद वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 30 अरब रुपए वफाक की जानिब से दिए गए, क्योंकि पहले सिंध के साथ ज़्यादती की गई पिछले 3.5 साल तक, और उन्हें उनका जो हक है वो फंड्स हैं वो नहीं दिए गए थे, और अब वो फंड्स और हक किस तरह से वो दिया जाएगा, ये मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी जी। और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले यूनान कश्ती हादसे के हवाले से अपडेट्स लेंगे। यूनान से रफ़ाकत हुसैन हमारे नुमाइंदे यूनान से हमें मुसलसल रिपोर्ट कर रहे होते हैं। रफ़ाकत, अब क्या अपडेट्स हैं यहाँ पर? जो DNAs भी लिए गए उसके हवाले से कुछ डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में कुछ पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो डेड बॉडीज रिकवर हुई थी अथॉरिटीज के मुताबिक कल तक उनका DNA अमल जो है वो मुकम्मल यूनानी अथॉरिटीज कर लेंगे, और फिर बाद में उन DNA का जो मैच का अमल है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मय्यतें रिकवर की गई हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और उनकी कंडीशन ऐसी है कि ना उनको देखा जा सकता है और ना उनके करीब जाया जा सकता है। तो कल तक, क्योंकि जुमे का दिन है, यहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक जितनी डेड बॉडीज मिली हैं अभी तक, कल उन डेड बॉडीज का DNA का सैंपल जो है यूनानी अथॉरिटी तकरीबन ले लेगी। और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज फातह खाना पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज भी जारी की है
कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में अपने डीएनए टेस्ट करवा लिए हैं, उन्होंने एक ईमेल का इजरा किया है कि वो इस ईमेल एड्रेस पे अपने जो रिजल्ट्स हैं उनका पीडीएफ बना के सफारत पाकिस्तान को अरसाल कर दें, ताकि मुकामी अथॉरिटीज के साथ मिलजुल कर उसको मैच किया जा सके। तो मजमूई तौर पर रफाकत कितनी डेड बॉडीज हैं जो निकाली जा चुकी हैं मजमूई तौर पर? जी, अभी तक 82 डेड बॉडीज जो है वो मिल चुकी हैं, और जब हमारी कोस्ट गार्ड के साथ और दूसरे अथॉरिटीज के साथ बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि मुश्किल इसलिए पेश आ रही है कि चूंकि यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यह कि जो माहीगीर कश्ती है ये मुकम्मल डेप्थ में चली गई है और उसकी गहराई तकरीबन 5,500 मीटर तक है, और चूंकि बंदे उसके अंदर फंस चुके थे और बाहर नहीं निकल सके, इसलिए डेड बॉडी जो है वो बाहर नहीं निकल सकेगी, और वो कभी भी बाहर नहीं है क्योंकि वो डेप्थ जोन में चली गई हैं। सिर्फ वो डेड बॉडीज रिकवर होंगी जो उस वक्त डेप्थ में ऊपर बैठे हुए थे, और जब हादसा पेश आया तो और उनकी मैतें जो बिखर गई थी, सिर्फ वही डेड बॉडीज हमें मिल सकेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन के कब तक चलने के इम्कानात है, कब तक रहेगा वो? जी, आज ये एलामिया करेंगे, आज ये बताएंगे, क्योंकि आप इन्होंने दायरा का थोड़ा सा वसी किया है, ताकि अगर मैतें जो है किसी और जगह पे समुद्री लहरों के साथ किसी और जगह पे किनारों पे लग चुकी हों या किसी और जगह पे हों, क्योंकि पहले एक हेलीकॉप्टर भी इसमें इनके साथ हिस्सा ले रहा है ताकि दूर से आइडेंटिफाई किया जा सके। पहले इसमें 2 बहरिया के जहाज जो है वो इनके मुआवन थे, आज सील कर दिए गए हैं और अमले को भी बढ़ा दिया है, और साथ साथ जो उस एरिया के साथ लगने वाले 40 से 50-60 किलोमीटर का एरिया है, मजीद उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहीं कोई मैयत जो है वो लग के किसी दूर जगह पे साहल पे ना लगी हो। सही। अच्छा रफाकत, कल आप बता रहे थे कि 4 जो पाकिस्तानी हैं उन्हें रिहा कर दिया गया, टोटल 12 पाकिस्तानी थे, तो बाकियों के हवाले से अब क्या अपडेट्स हैं? जी, इसमें आज एक हसीबुर रहमान जो वल्द हबीबुर रहमान जिसका ताल्लुक कोटली आजाद कश्मीर से है, उनको भी रिहा कर दिया गया है, और उसके जो लवाहिकीन थे वो यहाँ पे आए हुए थे, तो उसको भी आज असाइलम कार्ड देकर रिहा कर दिया गया। और अभी क्योंकि यहाँ पे पौने वक्त के लिहाज आज शाम तक उम्मीद है कि मजीद बंदों को रिहा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इन लोगों के इंटरव्यूज नहीं हुए, कागजात का और जांच पड़ताल का अमल जारी है, क्योंकि कई बात ये होता है कि बंदा जो अपनी डिटेल्स फराहम करता है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जब तक वो मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती इनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो उम्मीद है कि आज मजीद अफराद को छोड़ा जाएगा। इस सूरत हाल से तक 5 अफराद हैं जिनको वो छोड़ चुके हैं, रिहा कर चुके हैं। तो क्या तरीकाकार क्या होता है कि किस तरह से अब 1-1, 2-2 लोगों को, पाकिस्तानियों को भी, बाकी ममालिक के भी लोगों को छोड़ा जा रहा होगा? क्या तरीकाकार होता है कि जिसके बाद इनको यहाँ से रिहा किया जा रहा है? जी देखिए जी, इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी रही कि पाकिस्तानी लोगों को असाइलम सीकर कहा जा सके, क्योंकि वो कहते हैं जी आप जो हैं आप पैसे के यहाँ पे आते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे आते हैं, और आप चूँकि उन पैरामीटर्स से पूरे नहीं उतरते जिन पैरामीटर्स के लिए हम किसी असाइलम सीकर के, ना ही आपके मुल्क के हालात इतने खराब हैं, ना वहाँ पे खाना जंगी है, इसलिए पाकिस्तान को उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसलिए पाकिस्तान का तरीका का दूसरे ममालिक की निस्बत जरा मुख्तलिफ है, और चूँकि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी इनके साथ इतने अच्छे नहीं है, तो इसलिए हम पाकिस्तानी को जरा ज्यादा तहकीक के साथ इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, बच्चों को और जो अरबी लोग थे और दूसरे थे उनको भी तकरीबन आधे से ज्यादा को बंदों को ये छोड़ चुके हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये अभी भी वहाँ पर बाकी ममालिक के जो लोग हैं आप बता रहे हैं वो भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी भी, तो तवक्को फिर ये है कि इस हादसे के बाद इन तमाम लोगों को असाइलम ही फिर मिलेगा जो पाकिस्तानी हैं या बाकी लोग हैं? रफाकत जी जी बिल्कुल, इनको असाइलम ही मिलेगा, और इस असाइलम पे जो कार्ड हम बोल न्यूज का लिए दिखा चुके हैं, इस असाइलम के बाद इनका इंटरव्यू दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असाइलम का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो होता है, सालों चलता है, लेकिन चूंकि ये एक डिजास्टर हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जल्द अज जल्द इनके केस को हैंडल किया जाएगा, और शायद हो सकता है कि इनको असाइलम से निकलकर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पेपर दे दिए जाए। ठीक है रफाकत, बहुत शुक्रिया। मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। अब तक क्या अपडेट्स हुई हैं? पाकिस्तानी जो जिंदा थे उनके बारे में तो ये बताया जा रहा है कि असाइलम हो गया लेकिन डेड बॉडीज़ के हवाले से अब क्या तरीकाकार अपनाया जा रहा है कि यहाँ पर जो डीएनए सैंपल्स लिए गए वहाँ पर जो हमारी एम्बेसीज है किस तरह से वो इसको कनेक्ट करेगी चीज़ों को? जी शुक्रिया। एक्चुअली जो इस वक्त सैंपल्स लिए जा रहे हैं वो सैंपल्स की रिपोर्ट ले ली गए, सैंपल्स की रिपोर्ट्स आएंगी और वो रिपोर्ट हम लोग शेयर करेंगे ग्रीक के हुकाम के अपने सफारत खाने के थ्रू, और ये अमल बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी हम फौरी तौर पर ग्रीक के हुकाम के साथ ये शेयर करेंगे,
और फिर उसके बाद DNA मैचिंग की जाएगी, जो कि डाटा ग्रीस ने अब तक हासिल किया है और डेड बॉडीज के साथ उसकी मैचिंग की जाएगी। सही, तो उसके बाद फर्दर जो ऑपरेशन है कि डेड बॉडीज को पाकिस्तान वापस लाना, तो उस हवाले से क्या प्लान किया जा रहा है? देखें जी, ये अभी ये एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि ये जो इस डेड बॉडीज हैं जो रिकवर हुई हैं, इसमें किसी भी नेशनैलिटी के लोग हो सकते हैं। जी हाँ। तो इन केस इनमें पाकिस्तानी हुए खुदा ना खास्ता, तो उनकी बॉडीज को लाने के हमारे प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान हुकूमत और हमारा सफारत खाना उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान लाने का इंतज़ाम करेंगे, और ये एक अमल है जो हम करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तानी किसी की बाहर वफात होती है तो हुकूमत पाकिस्तान उनकी डेड बॉडीज को पाकिस्तान लाने का इंतज़ाम करती है। बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, हमारी तर्जुमान दफ्तर खारजा। और अब इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी प्यारों के DNA ले लिए गए और वहाँ पर भी इस तमाम तर प्रोसेस को वो किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे। एक बड़ा अहम पॉइंट है और वो है एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप के हवाले से PCB की जो चेयरमैनशिप है वो चेंज हो चुकी है, नई गवर्निंग बॉडी काम कर रही है और जिसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। तो अब क्या फैसले हो रहे हैं PCB के अंदर? क्या वही फैसले जो सोचे जा रहे थे नजम सेठी साहब, वही चौधरी ज़का अशरफ साहब वो करेंगे? क्या होगा? लोग सोच रहे हैं कि एशिया कप का किस तरह से मॉडल, हाइब्रिड मॉडल ही चलना है, क्या होना है? हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज वसीम बाकरी। एजाज, शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन बदल गए तो क्या कोई जो एक मॉडल बनाया गया वो भी तब्दील हो रहा है या वो वैसे ही चलेगा? और वर्ल्ड कप के लिए हम फिर क्या करेंगे? क्या प्लान हो रहा है? थैंक यू मुदस्सिर भाई। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ शायद तब्दील ना हो, क्योंकि पाकिस्तान को अब एशिया कप जो मिला है वो 4 मैचेस हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर मिले हैं। नजम सेठी भी बार बार कह चुके थे कि BCCI और ACC तो पाकिस्तान को एक मैच भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन नजम सेठी क्योंकि खुद को क्रेडिट देते थे कि वो 4 मैचेस लाने में कामयाब हो गए। अब क्योंकि ACC इसका प्रेस रिलीज कर चुका है, अगर पाकिस्तान ये 4 मैचेस की बजाय पूरा एशिया कप होस्ट करने का ज़का अशरफ आके ऐलान करते हैं तो यही होगा कि एशिया कप पोस्टपोन कर दिया जाएगा, या फिर एशिया कप पाकिस्तान के बगैर 2-3 मुल्क की टूर्नामेंट इंडिया करवा के ब्रॉडकास्टर्स को राजी करेगा। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ज़का अशरफ शायद पॉलिसी तब्दील ना कर सके। अलबत्ता इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलने की जो पॉलिसी है, जो नजम सेठी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको बहुत सख्त सवालात हुए, तो उनका जो 15-20 दिन पहले एक स्टांस था कि इंडिया यहाँ नहीं आ रहा तो शायद हम भी नहीं जाएंगे, तो वो नजम सेठी उसमें थोड़े सुस्त दिखाई दिए। एशिया कप अब शायद ऐसे ही चलेगा। वर्ल्ड कप के लिए नई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया है वो हुकूमत को कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकती है, कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है उसमें। अच्छा, तो अगर हम टीम के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा ये बात हो रही थी कि नजम सेठी साहब, सिलेक्शन बोर्ड और ये तमाम चीज़ें, बहुत से प्लेयर्स को लाया जा रहा है, बहुत से प्लेयर्स के लिए रास्ते शायद मुश्किल हो रहे हैं, तो अब फिर पूरी के पूरी बोर्ड के साथ टीम के भी हिलने जुलने के असरात होंगे। एजाज, देखें मुदस्सिर, ज़का अशरफ की नेचर शायद ऐसी ना हो जिस नेचर के नजम सेठी के नीचे 5-7 लोग थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उस वक्त ख़राब करना चाह रहे थे। बाबर आजम को तब्दील करना चाह रहे थे, रिजवान को टेस्ट की नैब कप्तानी से हटाना चाह रहे थे, शादाब को ODI फॉर्मेट की नैब कप्तानी से हटाना चाह रहे थे। वो नजम सेठी के साथ एक 5-7 लोगों का एक गिरोह था। उसको गिरोह का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बनी बनाई पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बिल्डोज़र चलाने का उन्होंने उस वक्त प्लान कर लिया था, लेकिन बाद में फिर नजम सेठी ने उस सूरत हाल को भांप लिया और कहा कि हमें वर्ल्ड कप तक ऐसे ही जाना चाहिए। सो ज़का अशरफ उस माइंड सेट के नहीं लगते, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सर्व कर चुके हैं। लेकिन ज़का अशरफ जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज संभालेंगे, उससे पहले उनके लिए एक मसला बन चुका है। नजम सेठी इंतजामिया ने जिस दिन उनका IPC ने नोटिफिकेशन इशू किया कि ये मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की सरबराही में ख़त्म हो चुकी है, वो नोटिफिकेशन तकरीबन कोई 1:30-2 बजे इस्लामाबाद के अंदर इशू हुआ और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाम 4-5 बजे एक प्रेस रिलीज कर देता है कि नया जो गवर्निंग बोर्ड बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसके अंदर नजम सेठी इंतजामिया ने जाते हुए लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद,
इन 4 पाकिस्तान के बड़े शहरों की एसोसिएशंस को पीसीबी गवर्निंग बॉडी के अंदर रख दिया। हालांकि रोटेशन पॉलिसी के तहत छोटे शहरों की नुमाइंदगी बनती थी। अब क्योंकि नजम सेठी उसका नोटिफिकेशन करके चले गए हैं, तो अब वो चारों एसोसिएशंस चाहेंगे कि वो पीसीबी गवर्निंग बॉडी में बैठे। लेकिन ज़का अशरफ ने कल जो इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि वो जाके देखेंगे और ये मामला अदालत में जाएगा। और बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, पहले तो जुमे के दिन ज़का अशरफ के चांसेस थे कि इलेक्शन हो, अब उनको कम से कम एक हफ्ता इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि नजम सेठी इंतजामिया जाते हुए अपनी मर्जी का फैसला करेंगे। शुक्रिया इजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।